वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक नई सीरीज की जिसका नाम होगा डीएनए एनालिसिस, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को विश्लेषित किया जाएगा जो यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरे पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस और प्री दोनों में उपयोगी है। आप इसे नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं आज के हमारे कंटेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि आज की बात करें तो 23 जनवरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को। और किन के जन्मदिन के अवसर पर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर। कितने जनवरी को, तो 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को ही 1897 में हुआ था। अगर बात करें तो इन्हें नेताजी कहकर बुलाया जाता है और ये मुखर राष्ट्रवादी थे, यानी देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। अगर आपसे कोई इनका बर्थ प्लेस पूछे तो क्या बताएंगे? कटक उड़ीसा। ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने मुखर राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने कटक उड़ीसा में 1897 में जन्म लिया था। अगर बात करें राजनीतिक गुरु की, तो इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ये भी पॉइंट याद रखें कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। अगर बात करें करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स इससे कौन से सवाल आ सकते हैं? तो 2018 में जब पीएम मोदी ने रॉस द्वीप का नाम बदलकर कर दिया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम किसने चेंज किया? तो पीएम मोदी ने। और उस द्वीप का पुराना नाम क्या था? तो रॉस द्वीप। और यह चेंजिंग कब लाया गया? तो यह चेंजिंग लाया गया 2018 में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की कि सुभाष चंद्र बोस का मुख्य योगदान क्या था। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की पुनर्स्थापना की। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नहीं थे। आज़ाद हिंद फौज के जो ओरिजिनल संस्थापक थे वो थे रास बिहारी बोस। इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी की? तो 1943 में। और इसकी पुनर्स्थापना जो की गई वो की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऐसे जो आज़ाद हिंद फौज है उसके संस्थापक कौन थे? तो रास बिहारी बोस। इन्होंने 3 प्रसिद्ध नारा दिया है। पहला नारा था जय हिंद का, दूसरा नारा था दिल्ली चलो, और तीसरा सबसे फेमस नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। तो इसको हम लोग एक समरी के रूप में समझते हैं कि आज सुभाष चंद्र बोस कैसे व्यक्ति थे। तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड की ओर और बात करते हैं अब आगे। अगर बात करें विवेकानंद को ये अपना आदर्श मानते थे, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस किसे अपना आदर्श मानते थे, तो सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की। जैसे अभी आईएएस की परीक्षा होती है, तो उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में आईसीएस की परीक्षा होती थी। उस समय के टफ एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया, लेकिन देश प्रेम के कारण जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड इन्होंने सुना 1919 में, तो इन्होंने अपने आईएएस की पोस्ट को छोड़ दिया, आईसीएस की पोस्ट को छोड़ दिया, जबकि लोग साधारण सी नौकरी नहीं छोड़ पाते। और वो 1921 में अपने देश भारत वापस आ गए। तो यहाँ तक की कहानी क्या थी कि 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास भी की, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने आईसीएस की जॉब छोड़ दी और 1921 में देश सेवा करने वापस भारत आए। यहाँ के बाद क्या हुआ कि उन्होंने गांधी जी के शुरू किए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। यानी ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा थे। तो इस बात को खासकर यूपीएससी और बीपीएससी वाले याद रखें कि सुभाष चंद्र बोस किस में शामिल थे, तो ये असहयोग आंदोलन में शामिल थे। प्री के लिए कुछ पॉइंट को याद रखें, यूपीएससी बीपीएससी सब में जहाँ भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने किस समाचार पत्र को शुरू किया। तो इनके समाचार पत्र का नाम था स्वराज। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए
कि स्वराज जो समाचार पत्र था वो किसने निकाला था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने निकाला था। इनकी अगर पुस्तक की बात करें तो इनके पुस्तक का नाम था द इंडियन स्ट्रगल। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। जिसमें क्या लिखा हुआ है, तो 1920 से 1942 का स्वतंत्रता संग्राम है, यानी फ्रीडम स्ट्रगल है। कब से कब तक का, तो 1920 से 1942 का। अंग्रेज़ों ने इस बुक को बैन कर दिया था, यानी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपने क्या क्या जाना कि स्वराज समाचार पत्र किनका है, तो सुभाष चंद्र बोस का है। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, द इंडियन स्ट्रगल। इसमें क्या है, तो 1920 से 42 तक की स्वतंत्रता संग्राम को रखा गया है, और अंग्रेज़ों ने इसे क्या कर दिया, तो बैन कर दिया था। ये बात हो गई सुभाष चंद्र बोस के शुरुआती दिनों के। अब आते हैं उनके मुख्य योगदान की। राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका क्या योगदान था। राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस बात को ध्यान रखें कि सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार वो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बात करते हैं गाइज आगे। तो पहला तो आपने जाना कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने, और इसी समय उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया, तो 1938 में जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब। इनका इस योजना समिति का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना समिति का उद्देश्य था औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। लेकिन ये जो औद्योगिकरण थी वो गांधी के आर्थिक दृष्टिकोण के खिलाफ थी। इस बात को भी समझे कि गांधी और बोस में हमेशा विचारों के मतभेद होते रहे हैं। 1939 की बात करें तो 1939 का जो अधिवेशन हुआ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के सबसे खास थे, दोनों में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव के लिए वोटिंग हुई, और गांधी जी के लाख सपोर्ट के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। इस पर गांधी जी इतने शॉक्ड हुए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह पट्टाभी की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। ठीक है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जिस समय गांधी का कद इतना बड़ा था, उस समय बोस का जो इस तरह का जीतना अपने आप में साबित करता है कि बोस महान क्रांतिकारियों में से एक थे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ और पहलुओं की। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को सहयोग मिले। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का क्या मानना था कि जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज युद्ध में बिजी हैं तो हम लोग उन्हें सहयोग ना दें और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दें। तो अंग्रेज उधर बाहर भी युद्ध लड़ रहे हैं, और अगर हम लोग उन पर अटैक करेंगे तो दोनों तरफ से वो परेशान होकर भाग जाएंगे। तो इस तरह से गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में मतभेद था। गांधी जी अंग्रेज़ों के समर्थक थे, आज़ादी में सहयोग करना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस मौका का फ़ायदा उठाना चाहते थे। बात करें 1939 की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी किनके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस बात को भी याद रखें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब, तो 1939 में। अगर बात करें 1942 की, जिस समय गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को, और नारा दिया था करो या मरो का। उस समय अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो वो कहाँ थे, तो वो बर्लिन यानी जर्मनी में थे, यानी अपने देश में नहीं थे। उन्होंने एक सवाल सबको पता होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था किसे, महात्मा गांधी को, लेकिन कब कहा था ये बहुतों को नहीं पता। तो आज ये आपको बताया बताया दिया जा रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता 1944 में कहा गया था रेडियो संबोधन में, यानी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। कब, 1944 में। ये बात याद रखें। सुभाष चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और किसी को अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से जल्द ही आकर्षित कर लेते थे। 1943 में ये जापान के शाही प्रशासन को भी मनाने में सफल रहे और आज़ाद हिंद फौज के 45,000 युद्धबंदियों को उन्होंने छुड़ाया। यानी इन्होंने जापान के शाही प्रशासन से मित्रता भी की और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन भी किया।
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर बात करें तो आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी ने और क्या किया, तो आईएनए ने अंडमान और द्वीप को अंग्रेज़ों से मुक्त कर दिया और इसका नया नाम स्वराज और शहीद द्वीप रखा। यानी आपसे यह पूछा जाए कि अंडमान और द्वीप जो है उसे स्वतंत्र किसने कराया, तो आईएनए ने। और उसका नया नाम क्या रखा था उस समय, स्वराज और शहीद द्वीप। बोस का मानना था, बोस पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से भारत में घुसना चाहते थे और भारत को मुक्त कराना चाहते थे, हालांकि बोस सफल नहीं हो पाए। ठीक है, यानी बोस का जो योगदान है भारत की आज़ादी में वो अविस्मरणीय है, यानी जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2018 यूपीएससी में, गांधी और बोस के वैचारिक मतभेद को लेकर। तो आज हम गांधी और बोस के सोचने के तरीके, थिंकिंग, उनके आदर्श को समझते हैं। गांधी जी जो थे वो अहिंसा के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, यानी गांधी जी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे लेकिन अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा। यानी गांधी जी का लक्ष्य क्या था, किसके द्वारा वो आज़ादी चाहते थे, तो अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा। जबकि बोस का लक्ष्य क्या था, हिंसक प्रतिरोध के द्वारा। यानी इनका जो दृष्टिकोण था वो उग्रवादी था, यानी उग्रवादी दृष्टिकोण। तो पहला उनके विचारों में अंतर था, गांधी सत्याग्रह और अहिंसा द्वारा लक्ष्य यानी स्वतंत्रता पाना चाहते थे, जबकि वो हिंसक प्रतिरोध उग्रवादी दृष्टिकोण के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। बढ़ते हैं आगे। बात करें गांधी वर्सेज बोस के विचारों की, तो गांधी धर्म को एक विचार जोड़ने वाली शक्ति मानते थे। यानी वो मानते थे कि धर्म के नाम पे लोगों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस धर्मनिरपेक्षतावादी थे और धर्म को निजी मामला मानते थे, यानी वो धर्म से परे थे। सुभाष चंद्र बोस किसी एक धर्म के ना होकर धर्म को बिल्कुल अलग रखते थे और इसको निजी मामला मानते थे, जबकि गांधी जी धर्म को सामाजिक मानते थे। आगे बात करें तो गांधी जी गीता में आस्था रखते थे, यानी गीता के अनुसार वो चलते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस को उपनिषद में आस्था थी। दोनों अलग अलग स्रोत का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात की जाए तो गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, इस दोनों के विरोधी थे। यानी गांधी ये नहीं चाहते थे कि शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में की जाए, वो स्थानीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहते थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस सैन्य शिक्षा, तकनीक शिक्षा, प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण की शिक्षा पर जोर देते थे। ठीक है, चाहे तरीके कोई भी अपनाए। यानी गांधी जो है साधन और साध्य दोनों को पवित्र मानते थे, जबकि बोस जो है साध्य को प्राप्त करने को सर्वोच्च मानते थे। पढ़ते हैं गाइज आगे। आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी विकेंद्रीकरण की धारणा से प्रभावित थे। ठीक है, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कृषि तथा वैज्ञानिक उद्योगों का विकास करना चाहते थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी नहीं करना चाहते थे, बट गांधी जी विकेंद्रीकरण की धारणा को मानते थे, जबकि बोस केंद्रीकरण की भावना को मानते थे। गांधी जी सैन्यवाद के खिलाफ थे। उनके अनुसार सैनिक, पुलिस प्रशासन, संविधान किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जबकि बोस सैन्यवाद के समर्थक थे, वो फांसीवाद, नाजीवाद, सबके अनुशासन को अच्छे से मानते थे। ठीक है, तो ये याद रखें कि बोस कड़े अनुशासन वाले सैन्यवाद से प्रभावित व्यक्ति थे, जबकि गांधी सैन्यवाद के विरोधी थे। वो आदर्श राम राज चाहते थे, जहाँ कोई पुलिस नहीं हो, किसी के लिए कोई संविधान, कोई प्रतिनिधि सरकार की जरूरत ना पड़े। जबकि बोस से साम्यवाद से प्रभावित थे। बोस में कई विचारधाराओं का समावेशन था। बोस के गांधी के अनुसार साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। साधन का मतलब लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके और साध्य का मतलब लक्ष्य। यानी गांधी जी के अनुसार लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके दोनों पवित्र होने चाहिए। वहीं बोस के अनुसार साध्य पवित्र होना चाहिए, अर्थात लक्ष्य जो है वो साधन को ठीक है ना, तय नहीं करते। साध्य जो होता है यानी परिणाम जो होता है वो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छे से आगे बढ़ता है तो और बहुत सारी वीडियो इस एनालिसिस के रूप में लाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।